नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हमने व्याकरण सीरीज प्रारंभ की है जिसका नाम है शून्य से शिखर तक, जिसमें मैं आपको वर्णमाला पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं उच्चारण स्थान। आप किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उच्चारण स्थान टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो उच्चारण स्थान हमेशा हमको पता होना चाहिए। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए समय नहीं गवाते और स्टार्ट करते हैं उच्चारण स्थान। जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो दोस्तों मैंने बताया था क्या होते हैं स्वर और क्या होते हैं व्यंजन, और स्वर और व्यंजन सभी को मिलाकर बनती है वर्णमाला। तो वर्णमाला के बाद हम उच्चारण स्थान क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें वर्ण पता नहीं होंगे तो हम उच्चारण स्थान किसका निकालेंगे। तो इससे हमें पता चला उच्चारण स्थान क्या है। आइए जानते हैं क्या होता है दोस्तों। जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, है ना, प्रोनाउंशिएट करते हैं, किसी वर्ड को मुंह में से बाहर निकालते हैं, चाहे कोई भी वर्ण हो, तब प्रत्येक वर्ण मुख के किसी न किसी हिस्से में टकराता है। जो वायु है वह अवरोध उत्पन्न करती है मुख के या नाक के किसी भी हिस्से में टकराकर। जिस हिस्से पर वह वायु अवरोध कर रही है, टकरा रही है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन आप कहेंगे कुछ समझ नहीं आया। देखिए, जैसे आप बोलिए मेरे साथ अ, एक अलग ध्वनि निकल रही है, आप बोलेंगे ई, पा, पा। देखिए पा में दोनों होठ मिल रहे हैं, पा, है ना। कोई भी वर्ड आप उठाइए और बोलिए श, आप अंदर ही अंदर महसूस करेंगे जो हमारी जिह्वा है, जीव है, वह या तो ऊपर टकराती है या सीधे गले से आवाज आती है या नीचे टकराती है, तालू पे टकराती है। यह जिह्वा जिन हिस्सों से टकरा रही है, या फिर आप कहिए मुख की वायु जिन हिस्सों पर टकरा रही है, वही कहलाता है उच्चारण स्थान। तो दोस्तों, हम उच्चारण स्थान बहुत बार पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं होते, और क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि पा का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको दे देगा कंठ, ओस, जिह्वा, तालु, कुछ भी दे देगा, है ना। ऐसे श का, तो मैंने आपको वर्णमाला में वर्ण कितने बताए थे, 53, है ना, क्योंकि नए के अनुसार वर्णों की संख्या है 53। हम साथ में जब भी लेके चलेंगे उन 53 वर्णों को लेके चलेंगे, क्योंकि हिंदी निर्देशालय 53 वर्णों को मान्यता देने लगा है। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हमें याद नहीं होते, तो बच्चों इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। जैसे कई बार आप देखते रहते हैं की, टे, के, टी, एम, डी, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज का एक साइंस होती है, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूलाज याद करते हो, या तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, या फिर आपके समझने की और रटने की दोनों की क्षमताएं ज्यादा हैं, तो आप समझ सकते हैं, रट सकते हैं। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप इनको एक बार समझ के देखिए, एक पैटर्न को फॉलो करके देखिए, किसके साथ में, सूत्रों के साथ में। देखिए दोस्तों, संस्कृत जो पढ़ता है, जो संस्कृत के स्टूडेंट होते हैं, संस्कृत का स्टूडेंट उच्चारण स्थान को कभी नहीं भूलता, क्योंकि संस्कृत में 11 सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं। वह उन सूत्रों को याद करता है और उसको पूरी की पूरी वर्णमाला के उच्चारण स्थान याद हो जाते हैं। संस्कृत में उच्चारण स्थानों के जो सूत्र हैं वह हैं 11, लेकिन अगर आप हिंदी में 6, 7 या 8 इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरी की पूरी वर्णमाला आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने क्यों कहा 6, 7, 8, क्योंकि
देखिए मैं आपको बताती हूँ सूत्र बोल के, मेनली तो आपको यही याद करने हैं। उसके अलावा जो 2 और 3 कहेंगे आप जो सूत्र हैं उनको केवल समझना है, वो समझने से ही याद हो जाएंगे। देखिए जैसे अकुहा विसर्जनीय कंठ, ये एक सूत्र है, अकुहा विसर्जनीय कंठ। दूसरा है इचु यशानाम तालु, क्या है? इचु यशानाम तालु। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा है उपपद्यमानियो ओष्ठो। पांचवा है ऋतुलसानाम दंतः। मेन तो आपको दोस्तों यही 5 सूत्र याद करने हैं। इसके बाद है एदेतौ कंठ तालु ओदोतौ कंठोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठ। लेकिन इनको केवल और केवल समझना है, यह समझने से ही याद हो जाएंगे। अब मैंने इतनी लंबी राम कहानी तो आपको सुना दी, चलिए मैं आपको यह करके दिखाती हूँ कि आप केवल और केवल इन 5 सूत्रों को याद कर लेंगे तो आप संस्कृत हो चाहे हिंदी वर्णमाला पूरी की पूरी कंठस्थ कर सकेंगे। आइए तो हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। देखिए मैंने पहला बताया अ कु अकुह विसर्जनीय कंठ। आपको दोस्तों ऐसे पूरा का पूरा याद नहीं करना है, जब भी आप याद करने बैठे बस 3-4 बार आप इसको रिपीट करें, जैसे एक एक करके करें। 5 दिन के 5 सूत्र। एक दिन आप कुछ भी काम करते हुए, खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए, खेलते हुए केवल और केवल 4-5 बार इसको रिपीट करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ ये आपके मन और मस्तिष्क दोनों पे छप जाएगा। आप दिन में 5 या 6 बार आप इसको बोलेंगे, अकुहा विसर्जनीय कंठ, अकुहा विसर्जनीय कंठ, अकुहा विसर्जनीय कंठ, अकुहा विसर्जनीय कंठ, तो आप इसको नहीं भूल पाएंगे। देखिए केवल एक इस सूत्र से आप कितने सारे वर्ण का उच्चारण स्थान याद कर लेंगे। देखिए क्या कहता है यह सूत्र, यह सूत्र कहता है, देखिए यह सब अलग अलग हैं। अ कु, जब आप वर्णमाला का वीडियो अगर आपने देख लिया है और नहीं देखा है तो देखेंगे, मैंने स्पर्शी व्यंजनों का एक नाम बताया है उदित वर्ण। क्यों बताया है? क्योंकि उन सब में जब हम पूरे वर्ग की बात करते हैं तो हम उनको ऊ लगाकर बोलते हैं, जैसे कुवर्ग, चुवर्ग, टुवर्ग, तुवर्ग और कुवर्ग। तो बच्चों यहाँ कुवर्ग का क्या मतलब निकला? क वर्ग। क्या निकला? क्या? क वर्ग। तो देखिए ह का वर्ग, अ का वर्ग, हा विसर्जनीय, विसर्जनीय का क्या मतलब होता है? विसर्ग। और कंठ, कंठ का क्या मतलब होता है? कंठ, गला। देखिए अब आप बोल के देखिए, अ तो मुख में वायु कहीं नहीं रुकती, सीधे गले से बाहर आती है अ। ठीक इसी प्रकार जब आप पूरा का पूरा का वर्ग बोलेंगे तो मुख में वायु का कहीं अवरोध नहीं उत्पन्न होगा, सीधे बाहर आएगी। बोलिए क, ख, ग, घ, ग। आ रही है ना? तो अ का वर्ग का और ह बोलिए ह, ह, ह का विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब होता है प्यारे बच्चों विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग, विसर्ग। इन सभी का, विसर्ज मतलब विसर्ग और नियम इनका मतलब होता है इन सभी का, है ना? तो इन सभी का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। इसलिए इनको कंठ्य वर्ण भी बोलते हैं। अब जैसे आपको एक प्रश्न देकर पूछ ले, इन सभी को लिख दे कि कंठ्य वर्ण बताइए, और उसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन में हो अ क वर्ग ह और विसर्ग,
और बाकी सारे ऑप्शन में अलग अलग रख दे पा वर्ग, तो आपको किस पे टिक करना है, क्या चुनना है, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग। देखिए मैं लिख देती हूं इनको। अ, कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ बोलिए, क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या है, क, ख, ग, घ, ङ। तो अ, क वर्ग और क्या है, विसर्ग, और ह। अब आप कहेंगे कि हिंदी में तो विसर्ग नहीं होता। हिंदी में विसर्ग नहीं होता बच्चों, लेकिन यह मैंने बताया था ना आपको, अयोग वाह में अंग अह, तो जो ये अह है यही संस्कृत में विसर्ग कहलाता है। तो इसका उच्चारण स्थान, अयोग वाह में अह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। आई आपको बात समझ में? तो एक सूत्र से अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इनको कहते हैं कंठ्य वर्ण। क्या कहते हैं, कंठ्य वर्ण। मैं उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ गया। तो देखिए आप जब इसको 4-5 बार बोल लेंगे अकुह विसर्जनीय कंठ, तो यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि अ, क वर्ग, ह और विसर्ग। भले ही ये सूत्र संस्कृत का है बच्चों, लेकिन मेरा मानना यह है जिस सब्जेक्ट से आप जो चीज समझ सकते हो वह समझिए। जरूरी नहीं है हम संस्कृत के स्टूडेंट नहीं है तो हम संस्कृत की चीज को अवॉइड कर दें, हम इससे कुछ सीखें ही नहीं। अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो रहा है और कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हो रहा है कि जिसे हम आजीवन ना भूलें, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए अब एक पैटर्न निकल के आएगा। क्या पैटर्न निकल के आएगा, वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण क्या बच्चों, अ। अब जब मैंने कहा अकुह विसर्जनीय कंठ में अ कंठ से बोला जाता है, तो इसका मतलब ये केवल छोटा अ नहीं है, इसके साथ ही आएगा बड़ा अ, और क्या आएगा, क वर्ग, और क्या आया, ह, और क्या आया, अह, अयोग। तो देखिए हमने कंठ्य से एक स्वर ले लिया और ये व्यंजन में का वर्ग ले लिया। कौन सा है ये, स्पर्शी व्यंजन। और देखिए ऊष्म स्पर्शी में हमने ह ले लिया और ये आया अयोग वाह। देखिए प्यारे दोस्तों, जब मैं लास्ट में पहुंचूंगी आपको उच्चारण स्थान करते करते, जब आपके इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जिस जिस सूत्र को हम पढ़ेंगे उसमें एक स्वर आएगा और व्यंजनों में स्पर्शी का एक पूरा वर्ग आएगा। एक, अब इसमें तो स नहीं है, लेकिन अभी हम आगे वाले जो पढ़ रहे हैं तो हम ऊष्म स्पर्शी के शा को बांटेंगे। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि ऊष्म स्पर्शी में से ह किस में आ जाता है, कंठ्य वर्ण में, और एक आ गया आपका अयोग वाह। तो ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे के सारे हुए बच्चों कंठ्य वर्ण। बोलिए कंठ्य वर्ण। बताइए कभी भूलेंगे क्या? बस आपको क्या करना है, आज बैठ के अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ 4-5 बार इसको बोलना है। 4-5 बार आप देख कर लिखिए, जब आपके मन मस्तिष्क में ये छप जाएगा तो आप इसको मन में चलते बैठते उठते सोते 4-5 बार रिपीट कीजिए। मेरा वादा है बच्चों आपसे, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, और इसे कभी नहीं भूलेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन के पेपर को उठा के देखिएगा,
जहां जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप सही निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है बच्चों इचु यशानाम तालु। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि मैं हिंदी पढ़ाते पढ़ाते संस्कृत में कहां से घुस गई, लेकिन बच्चों मैं बार बार एक ही बात कहूंगी, चाहे ये सूत्र संस्कृत से लिए हुए हैं, आप हिंदी में याद करिए ना। संस्कृत आगे कौन सा मना कर रही है कि नहीं नहीं ये तो मेरा सूत्र है, तुम हिंदी वालों तुम नहीं पढ़ोगे। अगर हम इसे याद कर पा रहे हैं, हम इसे समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों हम का दा मा हा हो ये करते रहे, है ना, कि आपको कंठ या ये आप सीक्वेंस करो के टी एम डी ओ, नहीं, आप ऐसे याद कीजिए, क्योंकि के टी एम डी ओ हम हमेशा थोड़े से शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो हमारा जाएगा, थोड़े से समय के लिए हम उसे याद रख सकते हैं, लेकिन एक स्थायी भाव से हम उसे याद नहीं रख सकते। देखिए बच्चों अब ये आया इचु यशानाम तालु। अब देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको इसमें कि सबसे पहले निकालिए ई, क्या है, स्वर। चू, चू का मतलब च वर्ग, या, शा, इचु यशानाम, ई चा वर्ग या शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। जो जीभ के ऊपर, इधर कंठ के जो ऊपर है ना, जहाँ पे वो लंबा लंबा लटका हुआ सा दिखता है, आप गला कई बार खोलते होंगे, कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, पूरा अंदर तक जो उभरा हुआ ऊपर वाला जो हिस्सा है वह कहलाता है तालु। तो देखिए इचु यशानाम तालु, बोल के देखिए, ई, च, छ, ज, झ, श, या, एक अंदर से ऊपर से आवाज आती है, तो यह है तालु से बोले जाने वाले वर्ण। कौन कौन से, देखिए, ई, च वर्ग, अब च वर्ग में क्या है, च, छ, ज, झ और या। ई च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, तालु। अब इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण। बोलिए मेरे साथ, तालव्य वर्ण, बोलिए तालव्य वर्ण। तो ये हुए आपके तालव्य वर्ण। अब सेम वही पैटर्न देखिए, आ हमने पढ़ लिया था, आ स्वर था, आ, आगे बात क्या आती है, ई। तो ई क्या है बच्चों, ई है स्वर, और छोटी ई आ रही है, इसका मतलब क्या है, बड़ी ई भी। ई ये स्वर है। फिर देखिए च वर्ग, का वर्ग हम पढ़ चुके थे, का वर्ग के बाद आता है छ वर्ग, और छ वर्ग क्या है, स्पर्शी व्यंजन। कितने हो गए, 5 स्पर्शी व्यंजन आ गए इसमें, च, छ, ज, झ, य। फिर देखिए हमने क्या पढ़ा, इचु यशानाम या क्या है बच्चों, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन। अगर आपने वर्णमाला वाली वीडियो पूरी देखी है, समझी है, याद करी है, तो अब इन सबको समझना आपके लिए आसान हो रहा होगा। अंतस्थ व्यंजन, फिर क्या कहा मैंने, श, कौन सा वाला, शलगम वाला श, ये क्या है ऊष्म स्पर्शी, ऊष्म स्पर्शी व्यंजन। तो देखिए बच्चों मैंने आपको यहाँ स्वर बता दिया, ई, तो 2 स्वर हमने यहाँ ले लिए है ना, 5 स्पर्शी व्यंजन ले लिए, एक अंतस्थ व्यंजन ले लिया, और एक ऊष्म स्पर्शी व्यंजन ले लिया। ये काउंटिंग मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि जब हम लास्ट में करेंगे कि हमारे सारे वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान हुआ या नहीं, तो हम इनको आसानी से यहाँ से काउंट कर लेंगे।
चलिए मैं आगे वाले में भी लिख देती हूँ ऐसे ही। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, दो स्वर हो गए, 5 स्पर्शी व्यंजन हो गए, एक ऊष्म स्पर्शी हो गया और एक हो गया हमारा अयोग वाह। चलिए तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने पढ़ लिए दो, कौन कौन से? अकुहा विसर्जनीय कंठा और इचु यशानाम तालु। तो इनको क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ बोलिए, चाहे क्लास ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, रिकॉर्डेड हो, आप कोशिश ये कीजिए जब भी कोई टीचर पढ़ाए और वह बोल चुका हो, आप पूरी बात सुन चुके हो, जब टीचर रिपीट करे, पहली बार में नहीं बच्चों, जब टीचर रिपीट करे तो आप कोशिश कीजिए उसके साथ साथ दोहराने की, मेमोराइज करने की, तो वो आपको जल्दी जल्दी याद होगा। चलिए, अकुहा विसर्जनीय कंठा इचु यशानाम तालु। अब हम कहेंगे ऋतु रसाणाम मूर्धा। बोलिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। मुझे लगता नहीं बच्चों ये इतने कठिन है। जब आप 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे, कंपटीशन करने वाले बच्चे जब इतने महत्वपूर्ण कठिन कठिन चीजें, कठिन कठिन फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं, तो बताइए ये 5 सूत्र कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो देखिए फिर बारी आती है मूर्धा की, मूर्धन्य वर्णों की। तो देखिए इसमें निकालते हैं, चलिए री, बोलिए री। टू, टू का मतलब क्या हुआ? ट वर्ग। र क्या है? र। और श, फिर क्या लगा हुआ है? आनाम, मतलब इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। तो क्या क्या वर्ण निकल के आए? कि री, ट वर्ग, र और श। कौन सा वाला? षटकोण वाला। ट वर्ग में बताइए, ट, ठ, ड, ढ, अणा। बोलिए एक बार, ट, ठ, ड, ढ, अणा। देखिए जब आप इनको बोलेंगे तो जिह्वा उल्टी हो रही है और फिर एकदम से पटकी खा रही है ना? देखिए री, री जो आगे का जिह्वा वाला जो हिस्सा है वह फोल्ड होता है और वो कहां से लग रहा है? मूर्धा से, है ना? मूर्धा से लगता है, जहां से ये लग रहा है बच्चों वही है मूर्धा, है ना? तो कौन कौन से वर्ण है? री, ट वर्ग, र, श। क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। अब आपके किसी भी पेपर में आ जाए मूर्धन्य वर्ण लिखिए तो मुझे नहीं लगता आप इसे भूलेंगे। बोलिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो चलिए लिख देते हैं हम। देखिए पहले हमने पढ़ा री, री क्या है? स्वर। कितना स्वर? एक। फिर हमने पढ़ा ट वर्ग, क्या था? स्पर्शी व्यंजन, है ना? टा ठा डा डा ना, स्पर्शी व्यंजन। आपको याद हो गए क्या दोस्तों? फिर हमने पढ़ा रा, रा क्या है बताओ मुझे? अंतस्थ व्यंजन। कितने थे अंतस्थ व्यंजन? कमेंट करके बताइए। वर्णमाला हमने पढ़ी थी जब, अंतस्थ व्यंजन कितने थे? जब भी आप देखें प्लीज कमेंट करके बताइए, जिससे क्या है मुझे भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मैंने कहा र अंतस्थ व्यंजन, और क्या कहा? श। कौन सा वाला? षटकोण वाला। क्या कहा? श। कौन सा वाला? षटकोण वाला। और षटकोण वाला श क्या है? क्या है? ऊष्म स्पर्शी व्यंजन। इनको क्या कहेंगे बच्चों? मूर्धन्य वर्ण। कितने पढ़ लिए हमने? हमने पढ़े अकुह विसर्जनीय कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम
मूर्धा। ठीक है, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, मैं हूबहू संस्कृत आपके लिए ऐसे नहीं लिख रही, मैं उसका ध्यान ही नहीं दे रही कहाँ विसर्ग कहाँ अलंग, क्योंकि मेरा मकसद आपको संस्कृत सिखाना नहीं है। मेरा मकसद है आपको उच्चारण स्थान इस प्रकार कराना कि आप इन्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलें। चलिए फिर देखिए, फिर आता है उपपद्यमानीय ओष्ठ। बहुत टफ है क्या? बहुत टफ लगे? उपपद्यमानीय ओष्ठ, उपपद्यमानीय ओष्ठ, उपपद्यमानीय ओष्ठ 3-4 बार बोलो फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जो ये पद्यमानीय वर्ड आ रहा है इसकी जरूरत ही नहीं है हिंदी में। आपको केवल और केवल यहीं तक राम कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। देखिए क्या है, उ और प वर्ग। क्या है बच्चों, बोलिए? उ और पा वर्ग। तो क्या बोला मैंने? उ और पा वर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ये होठ। देखा, बोल के देखिए, उ पा हा बा भा मा। बिना आपके ये होठ चिपके हुए, जब तक ये दोनों होठ आपस में मिक्स नहीं होंगे, आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते। बोल के देखिए, उ पा हा बा भा मा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों? इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ओष्ठ को कहते हैं हिंदी में होठ। क्या कहते हैं? होठ। लेकिन आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा होठ का उच्चारण, होठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ओष्ठ ही लिख के देगा आपको। या फिर क्या कहेगा, ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं, इनको क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य वर्ण। चलिए लिख लेते हैं इनको। क्या लिखा? उ। उ का मतलब क्या हुआ? उ और उ बड़ा उ दोनों, और पावर्ग। पावर्ग में पा फा बा भ मा। कितने हुए? 5। हर वर्ग में 5 होते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे पैटर्न। ये है स्वर और ये है स्पर्शी व्यंजन। इसलिए बच्चों वो 1 घंटे का वीडियो था वर्णमाला का, बहुत ही लंबा वीडियो था, है ना। लेकिन वो 1 घंटे का लंबा वीडियो वर्णमाला किसी को समझ में आ जाती है तो उसके बाद हिंदी व्याकरण की आधी से ज्यादा चीजें हमको बहुत ही स्मूथली समझ आने लगती हैं, क्योंकि वर्णमाला, हर चीज वर्णमाला पे डिपेंड करती है। उच्चारण स्थान वर्णमाला, संधि जब आप करेंगे वर्णमाला, है ना। तो क्या हुआ? उपपद्यमानीय ओष्ठ, उ और पावर, प फ ब भ म, ये हुए आपके ओष्ठ से। क्या क्या पढ़ लिया हमने? अगुहा विसर्जनीय कंठा, इचुरषाणाम तालु, ऋटुरषाणाम मूर्धा, उपपद्यमानीय ओष्ठ। चलो फिर आता है ऋतुलसानाम दंत। मैं आपसे फिर कह रही हूं, मेरा मकसद आपको संस्कृत पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है उच्चारण स्थानों को बेहतरीन तरीके से समझाना, आपको याद कराना। फिर मैंने कहा ऋतुलसानाम दंता। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या निकल के आया? इसमें निकल के आया ली। लेकिन ली आपको पता है, ली हमारे हिंदी में होती ही नहीं है। ली हमारे हिंदी में नहीं होती, ली किस में होती है? संस्कृत में। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। फिर आगे चलिए, आगे क्या है? तू। तू का मतलब तावर्ग, ये हमारे काम का है। तावर्ग में क्या क्या आते हैं? त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। फिर देखिए ला, क्या आया? ला। हाँ, ला हमारे काम का है ना। ला क्या है बताइए? ल क्या है और किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में, य र ल व।
तो ला किसके साथ आएगा? ता वर्ग के। और ऋतुल सा, फिर क्या आया? वही आनाम, आनाम मतलब इन सभी का। तो हिंदी में क्या निकल के आया? ता वर्ग, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? दंत। देखिए जब आप बोलेंगे ला, ता, था, दा, धा, ना, आपकी जिह्वा आपके दांतों को टच करती है, बिना दांतों को टच करे ये वर्ण उच्चारित नहीं किए जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण समझ में आया? ऋतुलसानाम दंत। फिर देखिए लिख लेते हैं, क्या हमने पढ़ा? ता वर्ग। क्या है भाई ता वर्ग? ता वर्ग है स्पर्शी व्यंजन, ता, था, दा, धा, ना। कितने हैं? 5। फिर हमने पढ़ा ल। ल क्या है? अंतस्थ व्यंजन। फिर हमने क्या पढ़ा? स। स क्या है? ऊष्म स्पर्शी। ऊष्म स्पर्शी व्यंजन। कितना? 1। तो ये बात हुई ऋतुलसानाम दंता की, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। आया समझ में? रिपीट करती हूँ, क्या क्या पढ़ा हमने? अकुह विसर्जनीय कंठा, इचियशानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, उपपद्यमानीय ओष्ट्रो और ऋतुलसानाम दंत। मेन तो बच्चों आपको यह 5 सूत्र दिन में एक भी आप याद करेंगे तो 5 ही दिन में हो जाएंगे। यह 5 सूत्र आपको अच्छी तरह याद करने हैं। मैंने वादा कर दिया आपको, 100% गारंटी दे दी, अगर ये 5 सूत्र आप याद कर लेते हैं, उच्चारण स्थान में से कभी भी जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 सूत्र के बाद मैंने आपको 3 सूत्र, मैंने कहा था 5 तो आपको कंठस्थ करने हैं, अपने गले में बिठा लेने हैं, एकदम रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि समझा तो मैंने दिया। इसके बाद आप जब इनको रट लेंगे, अपनी मेमोरी में फिट कर लेंगे, तो क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब है 3 सूत्र की बारी समझने की। किसकी बारी है? समझने की। देखिए, अगर वर्णमाला का टॉपिक आपने पढ़ा है तो ये क्या लिखा है मैंने बच्चों? क्या लिखा है बताइए? ए। अगर वर्णमाला पढ़ा है तो मैंने आपको क्या बताए थे? संयुक्त व्यंजन, संधि व्यंजन, सॉरी संधि स्वर और संयुक्त स्वर। क्या बताए थे? संधि स्वर और संयुक्त स्वर। तो जो दो एक जैसी शक्ल लेके बन रहे थे, है ना, जैसे छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बन रहा था, ई और ई मिलकर बड़ी ई बन रही थी, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहे थे, है ना। तो ये तो आ रहे थे संधि स्वर में एक जैसे। देखिए संधि, जैसे आपस में जब लड़के लड़की की शादी होती है तो उनके परिवारों में समधि कहते हैं ना, संधि समधि, वो इसी संधि से बना है बच्चों, कि संबंध हमेशा एक जैसों में होता है। ऐसे ही होती है संधि एक जैसे लोगों की, आ ई उ ऊ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। लेकिन एक मैंने बताए थे आपको संयुक्त स्वर, आ और ई मिलकर क्या बना रहे थे? ए। याद आया क्या? अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए। आ और ई से मिलकर बन रही थी ए। अब आप बताइए, मैंने आ का उच्चारण स्थान क्या बताया है? बताइए बच्चों। आ का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया कंठ। क्या बताया? कंठ। अकुह विसर्जनीय कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? इच्चु यशानाम तालु। क्या होता है? इच्चु यशानाम तालु, तालु। जब ए आ और ई से मिलकर बन रहा है, अ कंठ से बोला जाता है, ई
तालु से बोली जाती है तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। क्या होगा प्यारे बच्चों? कंठ तालु। अब आप इसको बिना समझे अगर पढ़े कि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु कंठ तालु कंठ तालु कंठ तालु, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हर चीज के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चाहे ए छोटी हो, चाहे ए कैसी हो, चाहे ए हो बड़ी, दोनों का उच्चारण स्थान क्या? कंठ तालु। दोनों का उच्चारण स्थान क्या? कंठ तालु। तो हमने यहाँ पे 2 स्वर और कर लिए है ना। मैं काउंटिंग ले देती हूँ, कितने कर लिए हमने? 2। चलिए आगे। अब अपनी बच गई स्वरों में ओ। ओ और औ दोनों लिख लीजिए, मतलब छोटी ओ और बड़ी ओ। बड़ी ओ का साउंड क्या होता है? औ। प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं उसको? औ, है ना। तो ओ और औ। अब आप मुझे बताइए कि ओ और औ कैसे मिलके बनती है, बताइए जल्दी। अ और ई से मिलके तो बन रही थी ए, और मेरे प्यारे प्यारे लाल लो, मेरे लाल, मेरे पीलो, आ और ऊ से मिलकर बनती है ओ। क्या बनता है? ओ। अब आप कहेंगे जब तो मैंने औ के लिए तो आ और ओ से मिलके बनाया था, लेकिन जब ओ का उच्चारण वही है तो वही होगा ना उसका उच्चारण स्थान। छोटी ओ का जो है वही बड़ी ओ का होगा, छोटी ए का जो है वही बड़ी ए का होगा। तो आ और ऊ से मिलता है ओ। तो आ का उच्चारण स्थान क्या बच्चों बताइए? कंठ। क्या? कंठ। और ऊ का उपपद मानिए ओष्ठ। उपपद मानिए ओष्ठ। तो फिर ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या निकल के आया? कंठोष्ठ। दोनों को मिला के लिख दें तो कंठोष्ठ। क्या? कंठोष्ठ। आ गए समझ में बच्चों? मुझे तो लगता है इतना समझाने के बाद में हर किसी के समझ में आ जाएंगे, है ना। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठोष्ठ। देखिए बोल के देखिए, ओ, कंठ और ओष्ठ दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। देखिए ओ, औ आ रहे हैं ना। ऐसे देखिए कंठ तालु ए, कंठ से और ऊपर तालु से, दोनों से आवाज आ रही है। अब एक बचा बच्चों आपका व। देखिए व क्या बचा? व के अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। इचु यशानाम तालु, या मैंने बताया था तालु से, है ना। और ल बताया था दंत से, ऋतुलसानाम दंता। य र ल व। या हो गया आपका रा, रा बताया था ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो य र और ला तीनों बता दिए। तालु मूर्धा और ऋतु रसाणाम मूर्धा, इचु यशानाम तालु, या तालु से था। और कौन सा बच्चों? ऋतुलसानाम दंता। ल किससे? दंत से। अंतस्थ व्यंजनों में एक बच गया व। व बच्चों वकारस्य दंतोष्ठा, संस्कृत में कहते हैं वकारस्य दंतोष्ठा, मतलब वकार का, केवल और केवल वकार ऐसा है, व ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। दांत और होठ क्या है? दंतोष्ठ। दांत और होठ बोल के देखिए, व। लिप्स और टीथ दोनों में आपको टच करते हुए पता चल जाएंगे व। तो वकार का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? दंतोष्ठ। अब एक बार मैं आपको इनको सारी चीजों को संकलित करती हूँ। देखिए मैंने आपको अ, अ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ,
आउ, ठीक है। और आपका अंग रह गया है अभी अह। देखते चलिएगा बच्चों, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया है और क्या रह गया है वह पता चलेगा आपको। फिर देखिए चलिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। स्लाइड चेंज कर लेते हैं ना, ऊपर कर दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, प, फ। स्किप करके मत जाइएगा क्लास, क्योंकि अभी जो मैं निकाल के दूंगी आपको निष्कर्ष में रह जाएगा। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। बच्चों चाहती तो मैं इसको लिख के ही रख लेती पहले ही, लेकिन क्या है, अगर मैं आपके सामने नहीं बोलूंगी तो आप रिपीट ही नहीं करेंगे। श, श, स, ह, श, त्र, य, श्र। ड, ढ और अ। ये सब मैंने वर्णमाला में आपको उस दिन वर्ण कराए थे। तो देखिए अब मैंने इन सबका उच्चारण स्थान बता दिया, मैं बोलती चलती हूँ और आप क्या करेंगे, आप सुनते चलेंगे और क्या करेंगे, आप एक बार मन मन में रिवाइज करते चलेंगे, है ना, बहुत ही जरूरी है। देखिए अ कंठ, ई तालु, ऊ ओष्ठ। कुछ नहीं है बच्चों, उन्हीं सूत्रों से याद है ये। अगर वो 5 सूत्र आप याद कर लेंगे और 2 सूत्रों को आप ए देता हूं कंठतल समझ लेंगे, फिर क्या है, छोटा सा वकार रह जाता है दंतोष्ठ, वो वैसे ही याद हो जाएगा आपको। ये रह गया है ना, मैं बताऊंगी अभी। ये विसर्ग कंठ। अब देखिए का वर्ग हमने किस में पढ़ा, कंठ में। चा वर्ग किस में पढ़ा, तालु में, तालव्य। टा वर्ग किस में पढ़ा, मूर्धा में। देखिए वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं आपको समझ आ रहे होंगे, ऑलमोस्ट सबका उच्चारण स्थान हम कर चुके हैं। मेरी नजर में है यहाँ क्या रह गया है, अंग, मैं बताऊंगी अभी। फिर आगे चलिए, क वर्ग का क्या बताया, दंत। प का क्या बताया, ओष्ठ। अब देखिए य क्या बताया था, तालु। रा मूर्धा, ल दंत, पकार दंतोष्ठ। श तालु, श मूर्धा और स दंत, ह कंठ। देखिए पैटर्न निकल के आ रहा है। अब क्या क्या बच गया बच्चों, हिंदी में देखिए, श, त्र, ज्ञ, श्र, जिनके उच्चारण स्थान मैंने आपको नहीं बताए। और क्या बच गया, जो मैंने क्या बताए थे आपको, उच्छिप्त, उठाए हुए, ताड़न जात, है ना, द्विगुण जिनको कहा था, ड़ और ढ, ड़ और ढ, इनका उच्चारण नहीं बताया। और एक जो ये नया विशिष्ट जो वर्ण जोड़ा गया है, विशिष्ट व्यंजन, इसका उच्चारण स्थान में मैंने आपको नहीं बताया। तो हमारे ये रह गए। तो देखिए बच्चों ड और ढ,
इनका उच्चारण स्थान वही है जो ड और ढा का है। कौन सा है? टा वर्ग में आने वाले डा और ढा। तो टा वर्ग का क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इनका क्या हुआ बच्चों? मूर्धा। इनको क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण। समझ आया? और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ल जैसा था, अल्लाह, कालियो, कालियो, है ना? तो हम मान सकते हैं जो ल का उच्चारण स्थान है क्या है बताइए? ऋतुलसानाम दंतः। तो इसका भी हम मान सकते हैं दंत। फिर देखिए शत्र ज्ञ श्र, ये बच गए आपके। आइए चलिए इनको समझते हैं। अगर वर्णमाला पढ़ी थी तो मुझे आप बताइए कि श किससे मिलके बन रहा है? बताइए। का और श से मिलके बनता है क्षत्रिय वाला, का और श से। त्रा किससे मिलके बनता है? ता और रा से। ज्ञा किससे मिलके बनता है? जा और या से। श्रा किससे मिलके बनता है? शा और रा से। अगर इनमें से कोई वर्ण पूछा जाएगा बच्चों, चूंकि ये दो दो वर्णों से मिलके बन रहे हैं, तो जो इन दोनों का उच्चारण स्थान है वही इनका उच्चारण स्थान होगा। बताइए क का क्या है? कंठ, और श का ऋतु रसाणा मूर्धा। श का क्या है? मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ और मूर्धा। कंठ और मूर्धा दोनों। यकीन मानिए कोई भी एग्जामिनर आपको नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं, वो चाहता है कि बस आप समझने लगे चीजों को। अगर इन वर्णों को दे रहा है तो उसका औचित्य यही है, वह जानना चाहता है आपने उच्चारण स्थान को कितनी गहराई में जाके पढ़ा है। अगर आपको इनके उच्चारण स्थान पता है तभी आप इसका उच्चारण स्थान बता सकते हैं। ता और रा बताइए। लिलसनम दंता और ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो त्रा का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे लाल? क्या होगा? दंत और मूर्धा। ज्ञा में बना हुआ है ज्ञा जा और यहाँ से, तो इचुयशानाम तालु। जा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और यहाँ का क्या है? किसका है? च छ ज ज यहाँ। तो य ज्ञा, ज्ञा आप बोल के देखिए। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ज्ञ का तालु, ज्ञ, ज्ञ। और श और रा देखिए, श का क्या है? शानाम तालु और ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ये हुई बच्चों उच्चारण स्थान की कहानी। समझ आए आपको? श कंठ मूर्धा, त्र दंत मूर्धा, य तालु क्योंकि ज और या से मिलके बन रहा है, और ज का उच्चारण स्थान च छ ज ज या, इसी के वर्ग का पंचम अक्षर है ना, तो केवल और केवल क्या हुआ? तालु। और श और रा से मिलके बन रहा है श्र, श का और रा का तालु और मूर्धा, तो ये तालव्य और मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा। तो ऐसे करके बच्चों मैंने आपको कंप्लीट वर्णमाला, कितने वर्ण बताए थे आपको? बताइए, मैंने बताइए कंप्लीट वर्णमाला में कितने वर्ण बताए थे? 53। अब हम 53 के 53 वर्णों का उच्चारण स्थान जान चुके हैं। जान गए हैं या नहीं बताइए? एक बार मैं सारे सूत्र आपको रिवाइज करवाती हूँ। जब मैंने यहां से बताया ना बच्चों आपको, जब मैंने ऐसे लिखे थे, अगर आप इनकी काउंटिंग करेंगे, ये वाली काउंटिंग इस तरीके से करेंगे, तो आप 53 के 53 वर्ण पर पहुंच जाएंगे। मैंने पूरे 53 वर्णों का उच्चारण स्थान आपको करा दिया। आपको क्या करना है? पहले क्लास लीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, फिर 5 सूत्रों को एक बार धीरे धीरे 5 दिन में एक एक, मात्र एक एक सूत्र से ही काफी सारे वर्ण आपके हो जाएंगे। एक ही सूत्र से, जैसे अकुह विसर्जनीय कंठा, अगर आप याद कर लेते हैं तो अ का वर्ग के 5 हो गए 6, ह और विसर्ग, ये सारे के सारे 7 वर्ण आपको याद हो गए अकुह विसर्जनीय कंठा।
एक रह गया बच्चों, आपने याद नहीं दिलाया, मैं बताती हूँ कौन सा रह गया। ये देखिए अंग, नासिका से बोला जाता है ना। वैसे क्या है, ये जो जितने भी पंचम अक्षर हैं, हर वर्ग के पंचम अक्षर, हर वर्ग के जो पंचम अक्षर हैं, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ़ ण, थ थ द ध न, और अंग, क्योंकि अंग किससे बना है बच्चों, मैंने बताया था वर्णमाला में अ और न, ये साउंड आता है इसमें अन, तो इसका क्या है उच्चारण स्थान, नासिक। ठीक है, ये हो गई बात आपकी। हाँ, मैं वर्ण के पंचम अक्षर की बता रही थी कि वर्ग के पंचम अक्षर, उनको भी हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, कि मुख के साथ में नासिका से भी वह बोले जाते हैं। समझ में आ गई आपको बात। आपको जैसे कोई पूछे कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, ये क ख ग घ वाला गा है ना, गा का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे लगा के बोलो तो गा, या तो वो देगा क वर्ग में है ना, कंठ्य से, कंठ्य देगा, कभी भी दो ऑप्शन नहीं देगा, और अगर कंठ्य नहीं दिया तो वह नासिका देगा, तो आपको नासिका सही करना। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको लास्ट में एक बार बता देती हूँ पांचों सूत्र। अकुह विसर्जनीय कंठा, इचुयशानाम तालु, ऋटुरषाणाम मूर्धा, उपपद्यमानीय ओष्ठो, लिलतुलसानाम दन्तः। ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। ये आपको कंप्लीट याद कर लेने हैं बच्चों। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये जो शून्य से शिखर तक व्याकरण की सीरीज चलाई गई है, इसका हिस्सा बनिए, अपनी व्याकरण को मजबूत बनाइए, क्योंकि यह आपके व्याकरण को या हिंदी को ही नहीं सुधारेगी बच्चों, यह आपके इंटरव्यू तक काम आएगी, यह आपके लेखन कौशल का विकास करेगी, यह आपके वाक चातुर्य का निर्माण करेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।